गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 से 4 पेज पढ़ना है, उसके बाद वीडियो सेक्शन देखना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रीडिंग करना है। तो हम लोग जो लेसन पढ़े थे उस लेसन में हम लोग जहां तक पढ़े हैं कृषि में लेसन 4 में, अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें अखाद्य फसल, जैसे रबर भूमध्य सागर रेखीय क्षेत्र का फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। कहाँ होता है ये? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र का फसल है, लेकिन इसको ज्यादातर हम लोग और भी उगा सकते हैं जगह पे, कहाँ? उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाला नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। मतलब भारत विश्व में 5वां स्थान रखता है रबर उत्पादन में। जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर रेशेदार फसलें, अब देखो ये था और खाद्य फसल, अब हम लोग पढ़ते हैं रेशेदार फसलें। तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। रेशम का कीड़ा का जो पालन करता है उसको क्या कहते हैं? रेशम पालन कहलाता है। कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3य स्थान है। भारत विश्व में कितना कपास उत्पादन करता है? 3य स्थान पर है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। ये सब जगह पे खूब अच्छा कपास होता है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने से समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरे दस्तकारी की वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। मतलब आजकल धीरे धीरे कुछ प्लास्टिक वगैरह का जो डिमांड हो जा रहा है, इसके चलते इसका डिमांड थोड़ा कम पड़ जा रहा है। अब है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसे कि पहले बताया गया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मतलब पहले परंपरागत ढंग से काम होता था, खेती बाड़ी होता था, अभी कुछ ज्यादा ही उसमें तकनीकी चीज आ गए। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्ष योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। मतलब जो भूमि धीरे धीरे परंपरागत ढंग से क्या होता था, बच्चों में बढ़ते रहता था, तो उसमें क्या होता था कि भूमि बढ़ जाने से छोटा होने लगा, तो इसको धीरे धीरे अब चकबंदी करना जरूरी हो गया था। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई।
1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई। इसलिए 1980 तक तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। मतलब इसमें जो गरीब किसान है या जिनके पास छोटा मोटा भूमि है, वो सब अगर हो सकता है कि खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए भी बहुत सारा व्यवस्था धीरे धीरे हमारे देशों में आया। इससे किसान का सुधार भी हुआ। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलिया और दलालों के शोषण के बचने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य के कारण घोषणा करती है। मतलब यह जो किसान के लिए लाभ के लिए क्या हुआ, बैंक के द्वारा जो किसान क्रेडिट कार्ड बना और भी बहुत सारा चीज, बीजों के लिए भी पैसा दिया जाने लगा। आकाशवाणी से कैसा खेती कहाँ पे करना चाहिए उसके लिए भी सूचना मिलने लगा। इससे क्या हुआ, खेतों में बहुत सारा सुधार हुआ। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन के उदाहरण। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने से उपरांत भी 2001 में देश की लागत लगभग 63% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का यह रीढ़ है। कौन? कृषि। तो रीढ़ जैसे हम लोग का शरीर का रीढ़ कार्ड होता है उस तरह सकल घरेलू उत्पाद में इसका 1951 से लगातार, है ना, यह बढ़ते चला जा रहा था। लगभग अभी 2001 तक में 63% था और रोजगार और आजीविका का साधन भी है यह। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय, क्योंकि कृषि में किसी प्रकार की गिरावट और गतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। मतलब यह हमारे देश में सरकार को अर्थव्यवस्था में बहुत मजबूती लाने में काम देता है। अगर इसमें गिरावट हुई तो सब चीज में गिरावट हो जाएगा। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। मतलब कृषि में सुधार करने के लिए क्या हुआ, बहुत सारा वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं। पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई। बागवानी विकास, मौसमी विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का वरीयता भी दी गई। मतलब कि मौसम कैसा रहेगा आगे, इन सब के बारे में बताया जाता है ताकि कृषक जो है बहुत सारे प्रलय से बच सके। तालिका 4.1 में स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। मतलब जितना प्रगति किया उसके अनुसार रोजगार इससे नहीं मिल रहा है। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। मतलब लोग अब खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है और हमारी सरकार कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों और यांत्रिकरण, सार्वजनिक पूंजी के निवेश को कम करती जा रही है। मतलब धीरे धीरे सब तरफ इनकी कृषक तरफ जो है ध्यान हमारे सरकार जो है इसको कम करते जा रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों पर सहायता कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश के कृषक पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। मतलब कृषक को जो खाद सब्सिडी पे मिलता था उस पे अब सब्सिडी कम कर दिया गया है। जो कृषक को कहीं मंडी में ले गए बेचने के लिए, वहां पे उनको लागत से ज्यादा पैसा मिलता था, उस पर भी अब कमी हो गया है। तो इस तरह से जो कहीं दूसरे देश में इनका सामान उत्पादन भेजा जाता था आयात कर, या दूसरे देश से मंगाया जाता था, निर्यात में हम लोग यहाँ से भेजते हैं, आयात में तो वहां से मंगाते हैं।
ये दोनों में ही टैक्स बढ़ा के इसको बढ़ा दिया गया, तो इनका सामान अब नहीं जा पा रहा, ना आ पा रहा है, तो इससे भी इनके रोजगार जो है घट गया है। खाद्य सुरक्षा, आप जानते हैं कि भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को ये उपलब्ध नहीं होता तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित था। हमारे देश के कुछ प्रदेशों, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। देश के सुदूर क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की अधिक संभावना होती है। समाज के सही वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की। इसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। जैसा कि आप जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुओं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। मतलब यह जो बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको लोग कहते हैं कोटा, यह सब क्या है, हम लोग को सस्ते दामों में अनाज उपलब्ध कराती है। तो अगर मान लो कि यह उपलब्ध के लिए इनको भी तो चाहिए ग्रामीणों से अनाज सस्ता, यही बात है। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, इससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में समर्थ हुए। इस नीति का केंद्र कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई करती है, जबकि इसे वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। मतलब यह सारा जो हमारा कोटा में अनाज आना जाना है, ले जाना है, ये सब काम कौन करता है, एफसीआई। और एफसीआई का सारा काम कौन करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा होता है। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। हमारा ये एफसीआई कैसे खरीदता है, तो सरकार इसका रेट एक तय करता है, उस रेट तय पर सरकार जो है किसानों से अनाज खरीदता है। सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सहायक यानी सब्सिडी उपलब्ध कराती थी। अब इन सहायकियों का बोझ उठाना असहनीय हो रहा है और इससे इन दुर्लभ निवेशों को बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हुआ है। जल और उर्वरकों का अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से जल क्रांतता, लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या पैदा हो गई। ऊंचा न्यूनतम समर्थन मूल्य, निवेशों में सहायकी और एफसीआई द्वारा शर्तिया खरीद ने शस्य प्रारूप को बिगाड़ दिया है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें मिलता है उसके लिए गेहूं और चावल की अधिक फसलें उगाई जा रही है। पंजाब और हरियाणा इसके अधिक अग्रणी उदाहरण, मतलब सबसे ज्यादा ये सब जगह फसल उगता है, उसमें तुम्हारा गेहूं का और चावल का हमारा पंजाब और हरियाणा। जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांट दिया गया है, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर, यानी बीपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड। और प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें अलग अलग है, परंतु यह वर्गीकरण पूर्ण नहीं है क्योंकि इससे अनेक हकदार गरीब लोग बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए हैं। लेकिन परंतु वर्गीकरण ये पूर्ण नहीं है, इसलिए बहुत सारे हकदार लोग भी जो गरीब हैं और बीपीएल कार्ड से नहीं आ रहे हैं। कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से ही बीपीएल श्रेणी में आ जाते हैं। कई एपीएल कार्ड वाले ही बीपीएल कार्ड में आते हैं, एक फसल खराब हो जाने पे आ जाता है। प्रशासकीय दृष्टि से ये ऐसे परिवर्तन को संयोजिता करना कठिन हो जाता है। यदि सरकार उपयुक्त कृषि अवसंरचना ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराती है और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देती है तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्नों के पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे वृद्धि की बेहतर संभावना। मतलब सिर्फ गेहूं और चावल के साथ साथ और भी फसल ऐसे हैं जो उगाए जा सकते हैं उस क्षेत्र में, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सिंचाई सुविधाओं और विद्युत उपलब्धता करवाने जैसे आवश्यक अवसंरचना का बढ़ावा देने से कृषि में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और अनाजों के व्यापार को बंधन से मुक्ति से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी घटेगी। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी गरीबी घट जाएगी। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियां, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। धीरे धीरे कृषि जो हमारा फसल है वहां पे फल भी आ रहा है, सब्जी भी आ रहा है, तिलहन भी आ रहा है, औद्योगिक फसल भी आ रहा है।
इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निवल क्षेत्र में कमी आई है। भूमि की उत्पादकता ने घटते प्रवृत्ति दर्शनी आरंभ कर दी है। उर्वरक, पीड़कनाशी और कीटनाशी जिन्होंने कभी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए थे वो अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। मतलब जो बहुत सारा फसल बार बार उगाना है एक ही खेत में, तो उससे लगता था कि पहले खूब ज्यादा होगा, लेकिन अब कीटनाशक, पीड़कनाशक ये सब का जो उपयोग कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, भूमि का, मिट्टी को दोष बन गया है, मतलब मिट्टी को खराब कर रहा है। जल की कालिक कमी के कारण सिंचित क्षेत्र में कमी आई है। असक्षम जल प्रबंधन से जल क्रांतता और लवणता की समस्या खड़ी होगी। मतलब अब पानी की कमी भी आ गई और मिट्टी में जो है खारापन ज्यादा आ गया। इसका एक मुख्य कारण भूमि निम्नीकरण है। किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का जल सघन फसलें उगाने के लिए कुछ क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमिगत जल को पंपों के द्वारा निकालने का प्रोत्साहन मिला। कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब में चावल तथा महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण है। इसके भूमिगत जल भृत में जल का भंडारण कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए। इससे सीमांत और छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए। मतलब बहुत सारे लोग जो है जहाँ पानी अब नहीं हो पा रहा है तो वहाँ खेती भी नहीं हो पा रहा है। बड़े किसानों को उनके गहरे नलकूपों से अभी भी पानी उपलब्ध है, परंतु बहुत सारे से दूसरे किसान जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं और बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित हो रहा है। मतलब उपज तो हो रहा है लेकिन उसको मार्केट में ले जाने पर सस्ता बिकने के कारण वो हतोत्साहित हो जाते हैं। इस प्रकार किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। उनको दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो उन्हें कृषि में लागतों जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों इत्यादि के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं और दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक तो खाद में, बीज में, पानी के लिए सब चीज में पैसा बढ़ जाता है और जब तुमको जो है इनको जब बेचने जाते हैं तो उस समय मूल्य नहीं बढ़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है जिसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है, परंतु उन्हें मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। इसलिए छोटे किसानों की सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। मतलब उनका सुरक्षा अभी भी संभव नहीं है। वैश्वीकरण का कृषि प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व को विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता था। मतलब जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे उस समय भी हमारे यहाँ का मसाले दूसरे देश में बेचे जाते थे और दक्षिण भारत के किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाला भारत से निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल है। गरम मसाला हमारे देश दूसरे देश में जाता है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन से सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मतलब यहाँ से कपास ले जाता था कहाँ, इंग्लैंड, और वहां पे कपड़ा उद्योग में कपड़ा का उपयोग बनता था। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाले उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 17 बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसका शुरुआत इसलिए हुआ था कि इस क्षेत्र में किसानों पर नील की खेती करने के लिए बढ़ावा या दबाव दिया गया था जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। सूती वस्त्र उद्योग के लिए नील जरूरी था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। मतलब अपने खेत में अपना अनाज नहीं उगा सकते हैं, सिर्फ नील ही उगा सकते हैं, इसलिए भड़के। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारा चुनौती ऐसा था 1990 के समय में। चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ थी। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, फिर भी सब चीज में आगे है, फिर भी वह विकसित देशों से सही ढंग से कंपटीशन नहीं कर सका क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायक दी गई। मतलब उन देशों में कृषि को ज्यादा जोर दिया जाता था। आज भारतीय कृषि दो राह पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाता है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान
के अधिक प्रयोग जलभूतों से सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि के न्यूनीकरण हुआ। आज जिन क्रांति संघ के शब्द हैं जिससे जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। मतलब आज जो है यह जिन क्रांति हो रहा है, जिन क्रांति में क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। यह क्रांति में तकनीकी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, वास्तव में कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब गोबर का खाद, घर में जो हम लोग का प्रत्येक दिन जो सब्जी या जो भी चीज निकलता है उसको जो बनता है ऑर्गेनिक खाद, उन सब जो खादों का उपयोग करके जो हमारा आता है अनाज, जो सब्जी फल जो भी आता है, उससे हमको क्या होता है, हमको ज्यादा बेनिफिट क्या मिलता है, तो उससे हमारे न तो प्रकृति पे कोई असर पड़ता है न हमारे शरीर पर असर पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। मतलब अगर बड़ी मात्रा में खाली सिर्फ खाद्यान्न फसल, जिसको हम लोग चावल गेहूं कहते हैं, होता रहेगा तो ये अंधकार में रहेगा हमारा कृषक का जो भविष्य है। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यवर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसल उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण न्यूनीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधे, बायोडीजल फसल जिसको जट्रोफा या जोजोबा कहते हैं, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्नों से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमतों फसलें उगाकर किया जा सकता है। मतलब हम लोग को सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं उगाना है, और भी उगाना है, और भी कई फसल उगाना है, जिसको फल कहते हैं या रेशेदार फसल कहते हैं, ये औषधीय फसल कहते हैं, बगीचा वाला फसल कहते हैं। ये सब भी उगाने से क्या होगा, हमारा देश तरक्की कर सकता है, कृषक यहाँ का। ठीक है, तो आज हम लोग का यह लेसन कंप्लीट हुआ, यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें जो कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग बनाएंगे, इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको भेजेंगे। साथ ही साथ आप लोग को बताया गया है जैसा कि रीडिंग सेक्शन को देखने से पहले 3-4 पेज पढ़ना है, फिर 3-4 पेज रीडिंग सेक्शन देखने के बाद फिर से आपको क्या करना है, पढ़ना है। और प्रत्येक दिन माँ पिताजी को प्रणाम करना है, घर में गर्म पानी पीना है, घर में ज्यादा से ज्यादा रहने का कोशिश कीजिए, बीमारी बहुत ज्यादा फैल रहा है। ओके, बाय।